एक का, दो का, तीन का, ऐसे नहीं एक का करा, पांच का करा, दो का करा, चार का करा, ऐसे नहीं। इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि अगर जब कैश आएगा तो डेबिट कर देंगे और कैश जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, बिजनेस आपका कितना अच्छा चल रहा है, बिजनेस आपका कितना बेकार चल रहा है। आपने सामान खरीदा लेकिन जो पेमेंट किया है वो आपने चेक से दिया है। अगर कैश से दिया होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता। हेलो बच्चा, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे जो क्लास 11 के जो वन शॉट सीरीज चल रही है, जो हमारा सारथी बैच, याद रखिएगा बेटा, ये हमारे इस सेशन के जितने भी नोट्स है ना, वो आपको हमारे सारथी बैच में प्रोवाइड करे जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी तक हमने देखा था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर हमने देखा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज जर्नल। चाहे आप क्लास 11th की बात करें, चाहे आप बात करें क्लास 12th की, चाहे आप बात करें आगे जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है, हर जगह ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए बेटा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्लास 11th में बहुत बहुत ज्यादा है। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी से समझा दूं, ठीक है? और बाकी फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा रहेगा सेशन। तो भाई, मेरा नाम है ऋषभ त्यागी, प्यार से बच्चे कहते हैं गब्बर सर। रोला ऑन द टॉप। तो चलिए करते हैं रोला ऑन द टॉप। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके नोट्स आपको हमारे सारथी बैच पर मिलेंगे। पीडब्ल्यू ऐप पर सारथी बैच में जाना है और वहां पर आपको एक्सप्लोर करना है। स्टार्ट करते हैं। बड़े ही प्यारे से आपको नोट्स बनाए हुए हैं ताकि नोट्स से ना सारी चीजें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ जाए। सर जर्नल क्या होता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम अकाउंट्स करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो प्रोसेस आती है वो प्रोसेस होती है कि हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, जहां जहां से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, जहां जहां से हमारे बिजनेस में पैसा जा रहा है, उन सबको रिकॉर्ड करना। हमारे बिजनेस के ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इसीलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, क्योंकि आपके जितने भी लेन देन हैं सबसे पहली बार इसी बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो क्या होता है जर्नल? हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं सर? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से आपके रिलेट कर रहे हैं, आप उनको कहां डाल रहे हैं बेटा? सर हम उनको डाल रहे हैं जर्नल में। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। अगर आपके जो ट्रांजैक्शन है, अगर आपके जो लेन देन है वो कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे के सारे लेन देन आपके कहां आ जाएंगे? जर्नल में आ जाएंगे। अगर आपके जो ट्रांजैक्शन है वो कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहां आ जाएंगे? जर्नल में आ जाएंगे। बट अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, अगर आपके बिजनेस के लेन देन ज्यादा है, उस केस में बेटा आपको क्या करना पड़ता है? उस केस में आप इस जर्नल के टुकड़े कर दोगे, आप इस जर्नल को डिवाइड कर दोगे, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, जिसको हम बोलते हैं सब जर्नल, है ना? तो देखो क्या है बेटा जर्नल? जर्नल हमारी एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे तो हम इस जर्नल के क्या कर देंगे? सब जर्नल कर देंगे। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे तो हम इस जर्नल के क्या कर देंगे बेटा? टुकड़े कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं सब जर्नल और जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये आपको नाम दे रखे हैं आपके सब्सिडरी बुक के, जैसे कि आपकी कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है। और जो ट्रांजैक्शन किसी में नहीं जाता वो जर्नल प्रॉपर में ही रह जाता है। जर्नल में हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करेंगे। अब आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर?
ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है 1 तारीख का ट्रांजैक्शन, 2 तारीख का ट्रांजैक्शन, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन, 4 तारीख का ट्रांजैक्शन, इस तरीके से, इस सीक्वेंस में हम चलेंगे, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 1 का, 2 का, 3 का, ऐसे नहीं 1 का करा, 5 का करा, 2 का करा, 4 का करा, ऐसे नहीं, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा जब आप जर्नल करते हो ना, तो जर्नल का ऐसा फॉर्मेट होता है, देखो मैं आपको दिखाऊं, वैसे शायद मैंने दिखाया होगा आपको, ये देखिए मैंने शायद आपको पहले भी दिखा चुका हूं, ये आपके सामने क्या है? जर्नल है। ये आपके सामने क्या है? जर्नल है। और आप देख सकते हैं ना, इसमें एक फॉर्मेट दे रखा है, ये ऐसा ही फॉर्मेट बना हुआ आता है बेटा, ऐसा ही फॉर्मेट आपका बना हुआ आता है। अगर आप मार्केट से जर्नल लोगे ना, तो सेम फॉर्मेट बना हुआ आता है, आपको बस इसको रिकॉर्ड करना होता है। तो मैंने यहां पर इसलिए रखा है ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि एंट्री कैसे कैसे करेंगे और इस फॉर्मेट को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को देखिए। सबसे पहले आता है डेट। आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो किस डेट का है? 1 तारीख का है, 2 तारीख का है, 3 तारीख का है, 4 तारीख का है, 5 तारीख का है, 6 तारीख का है, किस डेट का ट्रांजैक्शन है? उसके बाद जो मेन कहानी होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट कहानी होती है, वो है हमारा पर्टिकुलर। इस पर्टिकुलर में आप चीजों को डेबिट और क्रेडिट करते हो। यानी कि मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी में हमारे 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। किस चीज को कब डेबिट करेंगे और किस चीज को कब क्रेडिट करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि मेरा जो लेन देन है उसमें मैं किस चीज को डेबिट करूंगा, तो उसका नाम यहां लिखेंगे और उसके बाद डेबिट और उसका पैसा यहां पर। जिस चीज को क्रेडिट करना, अगर एक ही डेबिट है, इसके अलावा कोई डेबिट करना नहीं है, तो एक ही डेबिट आया। उसके बाद आप क्रेडिट, क्रेडिट कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर हम उस क्रेडिट जो चीज हो रही है उसका नाम लिखेंगे और उसका अमाउंट यहां लिखेंगे। अब सर एलएफ क्या होता है बेटा? एलएफ क्या होता है? एलएफ का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब क्या होता है? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, जिसे मैं जरा रफ करता हूं ताकि नोट्स आपके लिए खराब ना हो। समझाने वाली चीज पर करूंगा, ऐसे ठीक है। एलएफ का मतलब क्या होता है? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब है कि जब इस जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है। तो जब इस जर्नल के बाद लेजर बनेगा बेटा, तो जर्नल जो आपने एंट्री पास करी वो लेजर में किस पेज नंबर पर है, वो पेज नंबर आता है यहां पर एलएफ में। फिर यहां इनके नीचे आता है नरेशन। यहां इसके नीचे क्या आता है बेटा? नरेशन। जैसे आपने एंट्री पास करी, एंट्री के नीचे आता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि इस एंट्री में एक्चुअल में हुआ क्या है, इस एंट्री में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आपके लिए समझने वाली बात यह है कि सर हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। उसके लिए जो सबसे इजी रूल है वो है आपका मॉडर्न अप्रोच, जो आज की डेट में चलता है, जिसको हम बोलते हैं क्लियर अप्रोच। जिसको हम बोलते हैं क्लियर अप्रोच। इससे आपको जर्नल एंट्रीज करने में भी आसानी रहती है, इससे आपको जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आती है और इससे आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती, एंट्री आसान हो जाती है। एक होता है, पहले जो चलता था वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, जिसमें आपने देखा होगा कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसके हिसाब से भी हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अगर हमारे खर्चों की बात हो रही है, अगर हमारे एक्सपेंस की बात हो रही है, अगर हमारे इनकम की बात हो रही है, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी नुकसान है वो डेबिट, और जो भी फायदे हो रहे हैं, जो भी इनकम है वो क्रेडिट। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी एसेट के लिए। रियल अकाउंट इज फॉर एसेट। एसेट कैसे भी हो सकती है, वो आपकी चाहे टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, अब वो चाहे आपकी करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो। अब रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आ रहा है उसको आप डेबिट करोगे और जो आपके पास से जा रहा है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सन का अकाउंट, जहां पर रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और इसमें 3 टाइप के होते हैं हमारे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। बट मेरे हिसाब से ये अप्रोच आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है और काफी ज्यादा इजी रहता है। अब ये अप्रोच कैसे होती है बेटा? क्लियर अप्रोच में C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस,
ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, आर या आई स्टैंड्स फॉर इनकम या फिर आपका रेवेन्यू। अब यहां पर ये जो आपका कैपिटल है, जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी लायबिलिटी है और जो आपकी रेवेन्यू इनकम है, इसमें रूल सेम चलेगा। और जो आपकी एसेट है और जो आपका एक्सपेंसेस है उसमें रूल सेम चलेगा। सर कौन सा रूल? अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है या फिर अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर मेरी इनकम इंक्रीज होती है, तो मैं चाहे जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, मैं चाहे उसका अकाउंट बना रहा हूं, मैं चाहे उसका लेजर बना रहा हूं, उसको मैं डालूंगा क्रेडिट साइड। कहां डालूंगा? क्रेडिट साइड, या उसको मैं क्रेडिट करूंगा। और जब ये डिक्रीज हो रहे होंगे तो मैं उसको डेबिट करूंगा। सेम ऐसे ही जब मेरी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे होंगे, तो चाहे मैं अकाउंट बना रहा हूं, चाहे मैं लेजर बना रहा हूं, चाहे मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, मैं उसको डेबिट करूंगा। और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। तो ये आपको रूल ध्यान रखना है ताकि आपको जर्नल एंट्री करने में इशू ना रहे। बट हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है बाबू? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल। सबसे पहला है कैपिटल। आपको बहुत बार क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या फिर कमेंस बिजनेस विद कैश, या फिर कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी कि मालिक ने पैसा लगाकर या कुछ और एसेट को लगाकर क्या करा बेटा? आपके बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल का रूल क्या है? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास पैसा आता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में आए या वो चेक की फॉर्म में आए, हम कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। अगर पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट, पैसा चेक से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट, अगर पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट, या चेक से आ रहा है तो बैंक डेबिट। पैसा जब भी आएगा तो कैश डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सर रीजन क्या है? कैश अगर मैं रियल अकाउंट के हिसाब से बोलूं तो एक एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अगर मैं क्लियर अप्रोच के हिसाब से देखूं तो कैश एसेट है, आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रही है, जा रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रही है। तो ये रीजन है, ये लॉजिक है कि क्यों आप कैश को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। अब फिलहाल आते हैं इस लॉजिक पर। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया बेटा, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। और आप जब भी मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है, उसको आप क्या नाम देते हो? कैपिटल। क्योंकि ये हम एक लायबिलिटी के तौर पर देखते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए तो ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, हमारे बिजनेस के पीओवी से तो ये एक इंटरनल लायबिलिटी। अब सर जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आपको देखना है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। और पैसा जब आएगा तो सपोज मालिक की जो कैपिटल है वो और इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको यहां डालेंगे। यानी कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर मैंने रीजन भी लिखा हुआ है, कैश को मैंने डेबिट क्यों करा है, और कैश एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है, कैपिटल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, या फिर बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश के साथ, स्टॉक के साथ, फर्नीचर के साथ, बिल्डिंग के साथ। तो ये सारी चीज कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग डेबिट में, और क्रेडिट में सिर्फ एक चीज कैपिटल। क्रेडिट में सिर्फ एक चीज कैपिटल। ठीक है बच्चों? यस सर। आगे चलें। आई थिंक आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, नोट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दूसरा हमारा लायबिलिटी। जैसा कैपिटल का रूल है वैसे ही लायबिलिटी का रूल है। इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होगी डेबिट साइड में। सर इंक्रीज कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपने सामान को परचेस किया, जब कभी भी आप गुड्स को खरीदोगे तो परचेस को डेबिट करोगे, और जब कभी भी गुड्स को बेचोगे तो सेल्स को क्रेडिट करोगे।
जर्नल एंट्री में सेल्स कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। रेक्टिफाई एंट्री में भले ही हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जर्नल एंट्री में आपका सेल्स क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा कभी। तो अगर आपके पास गुड्स आ रहा है तो परचेज डेबिट होगा, फर्क नहीं पड़ता नगद आपने खरीदा या उधार। और अगर आपने गुड्स को बेचा है, फर्क नहीं पड़ता नगद बेचा या उधार, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो कैश के बाद दूसरा लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि सर अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स का मतलब ही है कि वो चीज आप खरीद रहे हो जिसको आप रीसेल करोगे, जिसको मोटिव है आपको बेचना। तो जब आप उसको खरीदोगे तो परचेस को डेबिट करोगे, एक एक्सपेंस की तरह देखोगे उसे, और जब आप उसको बेचोगे तो सेल्स को क्रेडिट करोगे एक इनकम की तरह। अब आपने सामान परचेस किया, मान लो मैंने रवि से सामान परचेस किया या मोहन से सामान परचेस किया या किसी से मैंने सामान परचेस किया। जिस इंसान से मैं सामान परचेस करता हूं उधार, वो मेरा कौन है? क्रेडिटर, एक करेंट लायबिलिटी। और जिस इंसान को मैं सामान उधार बेचता हूं वो सामने वाला मेरा कौन है? डेटर, एक करेंट एसेट। तो जब मैंने सामान को उधार खरीदा तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना। सपोज आपसे कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो आपके पास क्या आया है? गुड्स आया है। गुड्स के लिए क्या डेबिट करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन ये राम से गुड्स आया है और राम आपका कौन है? क्रेडिटर है। पैसा आपने दिया नहीं है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप एंट्री कर दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। इंक्रीज होगा तो आपका क्रेडिट साइड जाएगा, डिक्रीज होगा तो आपका डेबिट साइड जाएगा। यहां पर एक और एग्जांपल दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो आपने पे नहीं करे हैं तो वो भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। यहां पर दे भी रखा है क्रेडिटर, जिससे आप कुछ उधार खरीद रहे हो, वो आपका कौन होता है बेटा? क्रेडिटर होता है। और ये लायबिलिटी ऐसी चीज है कि बड़ा भार है हमारे ऊपर, दूसरे का पैसा, दूसरे की ऑब्लिगेशन एक बहुत बड़ा भार है हमारे ऊपर, जिसको हम उठा रहे हैं, जिसको हम अपने ऊपर लाद के ले जा रहे हैं। तो कैपिटल की एंट्री क्लियर, लायबिलिटी की एंट्री क्लियर। देखो परचेज दो तरह से हो सकता है, तीन तरह से भी हो सकता है। या तो आपसे बोलेगा परचेज गुड्स, देखो या तो आपसे बोलेगा परचेज गुड्स, ठीक, या फिर आपसे बोलेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक, या फिर आपसे बोलेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। तो बेटा अगर सिर्फ परचेज गुड्स है, इसका मतलब हमने सामान को नगद खरीदा है, कैश में खरीदा है। क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, अगेन हमने कैश में खरीदा, एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो आप पर उधार खरीदा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस और एसिड सेम रूल है। जो लायबिलिटी और कैपिटल में रूल चल रहा था उसका जस्ट अपोजिट। अब सर एक्सपेंस, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोलेगा वेजेस पेड, क्वेश्चन में बोलेगा रेंट पेड, क्वेश्चन में बोलेगा कमीशन पेड, क्वेश्चन में बोलेगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सैलरी पेड, तो बेटा ये सब क्या है? एक्सपेंसेस हैं। रिसीव हो रहा होता तो आपके लिए इनकम होती, पे कर रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस है। तो सपोज आपसे कह रहा है सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी खर्चा है उसका नाम डेबिट में और कैश क्रेडिट में। रूल सेम है। क्यों कर रहे हो आप डेबिट? सपोज आपने 10,000 सैलरी दी, अब 5,000 सैलरी और दे दी किसी को, तो टोटल सैलरी आपने कितनी पे करी? 15,000। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ना? यस सर, इसीलिए हम उसको डेबिट करते हैं, एक्सपेंस। अब आता है एसिड। एसिड में कुछ भी हो सकता है, कैश है आपका, बिल्डिंग है, कार है, फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट एंड मशीन, बहुत सारी चीजें आपकी एसिड होती है। तो जब ये आपके पास आ रही है, जब आप इसको परचेज कर रहे हो तो आपकी एसिड इंक्रीज हो रही है, आप अपनी एसिड को डेबिट में डालोगे। और जब आपके पास से जा रही है तो आपकी एसिड्स डिक्रीज हो रही है, आप इसको क्रेडिट साइड में डालोगे। ठीक है,
यस सर। अगला है इनकम और रेवेन्यू। सेम रूल है बेटा, जो रूल आपका लायबिलिटी पर चलता है, जो रूल आपका कैपिटल पर चलता है, वही रूल चलता है इनकम और रेवेन्यू पर। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड। सर इनकम जैसे कि सैलरी रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, वेजेस रिसीप्ट, इस तरीके से। पेड है तो वो एक्सपेंसेस है, पेड है तो वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, यस सर। अब चलो एंट्री करते हैं, एंट्री समझते हैं, कुछ एंट्री करते हैं। पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। किस रूप में आ रहा है, मालिक ने लगाया। मालिक जब भी पैसा बिजनेस में लगाता है, मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश में, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। कभी कभी आपसे बोलेगा कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें आपने पैसा लगा दिया, स्टॉक लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया, बिल्डिंग लगा दिया, तो उन सबको डेबिट कर दो, उन सबको डेबिट कर दो। क्यों, ये सब क्या है बेटा, एसेट है। और ये सब एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है तो इंक्रीज हो रहा है। और ये सब एसेट किस रूप में आ रही हैं, कैपिटल के रूप में आ रही हैं। ये सारी की सारी एसेट किस रूप में आ रही हैं, कैपिटल के रूप में आ रही हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को अच्छे से, है ना? चलो अगला है, देखो जो मैंने अभी आपको समझाया था, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझना। परचेज गुड्स की एंट्री आपको 3 या 4 फॉर्म में दी हो सकती है। अगर आपसे बोल रहा है परचेज गुड्स, बस आपने गुड्स परचेज किए, या आपसे बोल रहा है कैश परचेज, आपने गुड्स परचेज किए, तो सामान आपके पास आ रहा है और पैसा आपके पास से जा रहा है। सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तब भी वो कैश ट्रांजैक्शन है, सेम एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहां पर उधार खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर यानी कि राम। आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, अगेन उधार है, नहीं सॉरी अगेन कैश में, कैश लगा हुआ है ना, परचेज गुड फ्रॉम राम फॉर कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, यस सर। अब इसी तरीके से सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स को क्यों खरीदा, बेचने के लिए। आपने गुड्स को क्यों परचेज किया, बेचने के लिए। अब जब आप उस गुड्स को बेचोगे तो या तो आप कैश में बेचोगे या फिर उधार बेचोगे। अगर आपने सामान को बेचा, पैसा आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। सामान को बेचा, पैसा नहीं आ रहा है, डेटर्स डेबिट होगा। जब भी हम किसी को या किसी से सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर या डेटर होता है। और जब भी हम किसी से एसेट खरीदते हैं तो वो हमारा वेंडर होता है। कौन होता है बेटा, वेंडर कहते हैं हम उसको। तो देखो बेटा, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स अगर आपसे सिर्फ कह रहा है, आपको एंट्री में सिर्फ दे रखा है सोल्ड गुड्स, मतलब सामान बेचा, पैसा आया। और जब हम गुड्स बेचते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम, बस इतना लिखा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम, क्या नगद बेचा, नहीं सर, उधार बेचा, यस सर। श्याम कौन है, मेरा डेटर है। डेटर यानी कि करेंट एसेट्स, एसेट इंक्रीज हो रही है, एंट्री क्या पास होगी, सोल्ड गुड्स टू श्याम, एंट्री क्या पास होगी, श्याम डेबिट टू सेल्स, श्याम डेबिट टू सेल्स। आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश, आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश, पैसा आया ना, यस सर। क्या करेंगे पूरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो यहां पर दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है, ये आपका यहां गलती से परचेज आ गया है, ये आपका यहां गलती से परचेज आ गया है, परचेज नहीं आएगा बेटा, कैश आएगा। ठीक है, परचेज नहीं आएगा, कैश आएगा। गलती से यहां परचेज हो गया, यहां कैश होगा। ठीक है,
यस सर। और अगर उधार बेचा है तो डेटर टू सेल्स। तो देखो अभी आपने कैपिटल के देख लिए, आपने कुछ एक्सपेंसेस के भी देख लिए, आपने परचेस के भी देख लिए, आपने सेल्स के भी देख लिए। ये कुछ छोटे 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 ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं। आगे चलते हैं, अब राज की बात है। देखो एक राज, सारे राज ना, जो सारे राज मुकेश भट्ट नहीं बताएंगे, कुछ राज मैं भी आपको बताता हूं। राज की बात क्या है? राज की बात कि अगर जब कैश आएगा तो डेबिट कर देंगे और कैश जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। पैसे आ रहे हैं तो कैश को डेबिट कर दो और पैसे जा रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दो। बोलो गप्पू भैया की जय, बोलो गब्बर सर की जय, और गब्बर से पढ़ने वाले सारे बच्चों की जय। भाई पैसा आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे, पैसा जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये एक सिंपल सी चीज याद रखना। रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, ये सभी एक्सपेंस हैं। इनको जब पेड करोगे तो डेबिट में इनका नाम आएगा, और इनको जब रिसीव कर रहे हो, आ रहा है, तो क्रेडिट में इनका नाम आएगा। अगर जो आपने सामान को परचेस किया था, आपने उस सामान को वापस किया है, तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवार्ड। आउटवार्ड का मतलब आपके पास से वापस जा रहा है। जो सामान आपने परचेस किया था गुड्स की फॉर्म में, अगर वो सामान आप वापस कर रहे हो बेटा, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो जब आपने सामान जो परचेस किया था आप उसको वापस कर रहे हो, तो आप एक डेबिट नोट इशू करते हो, और जिससे आपने सामान खरीदा था उसके पास जब वो जाता है तो वो अपनी तरफ से एक क्रेडिट नोट इशू करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने परचेस किया हुआ सामान वापस किया, परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री में कहा जाएगा बेटा? परचेज जर्नल एंट्री में कहा जाता है? डेबिट में। तो परचेज रिटर्न कहा जाएगा? क्रेडिट में। और डेबिट क्या करेंगे? जिसको आपने सामान वापस किया है। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इससे आपकी परचेज की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और कम जब ही होगी जब आपने डेबिट के लिए उसको क्रेडिट किया है। सेल्स किया हुआ माल, सेल किया हुआ माल अगर वापस आ रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आपने जो सामान बेचा, वो सामान अगर आपके पास वापस आ रहा है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सामान आपने बेचा है, वो सामान वापस आ रहा है, तो वो आपके लिए क्या है? सेल्स रिटर्न कहते हैं बेटा। उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। अब जनरल एंट्री में कहा जाता है बेटा? सेल्स तो हमारा क्रेडिट में जाता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में जाता है। तो याद रखिएगा, परचेस किया हुआ वापस किया है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में आएगा, और सेल्स किया हुआ सामान वापस आया है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। ठीक? ठीक? अरे ठीक है क्या? अरे भाई ठीक है क्या? अरे भाई ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़े। यस सर। अगला है मजेदार, लबाबदार, धमाकेदार। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं बेटा, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट होता है। सभी माल 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, छाटो बीनो सभी माल 100 रुपए। 5 रुपए के आलू, आलू 5 रुपए किलो, फटाफट से ले लो आलू, ले लो आलू, ले लो आलू। 5 रुपए किलो है आलू। कितने रुपए किलो है? 5 रुपए किलो है। तो बेटा डिस्काउंट का मतलब होता है जो वैल्यू आप पे करने वाले हो, जो कीमत आप किसी चीज की पे करने वाले हो, आपको उस वैल्यू में कुछ कम करके पैसा देना है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। जो वैल्यू आप पे करने वाले हो उस वैल्यू पर कुछ पैसा कम करके आपको देना होता है, यानी कि रिडक्शन इन अमाउंट। रिडक्शन इन अमाउंट उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है बेटा आपका ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। अब सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या मतलब? ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सामान को खरीद रहे हो और सामान को बेच रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ट्रेड बोलते हैं। जब मैं सामान को बल्क में खरीद रहा हूं, जब मैं सामान को बल्क में खरीद रहा हूं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा हूं, तो जब उसकी जो एमआरपी है, जो उसकी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एमआरपी। जब एमआरपी पर मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब मैं कुछ खरीद रहा हूं और मुझे वो डिस्काउंट जब मिलेगा जब मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने के लिए मुझे एनकरेज किया जा रहा है,
मुझे लालच दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि भाई 5,000 का है, लेकिन अगर अभी पेमेंट कर दोगे ना तो तुम्हें 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर अभी कर दोगे तो 1,000 क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। तो जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको एनकरेज करने के लिए जो आपको पेमेंट में से अमाउंट कम किया जाता है वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक, तो वन बाय वन समझते हैं क्या है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एंट्री नहीं होती, सबसे पहली बात, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी पर दिया जाता है जब आप बल्क में गुड्स खरीदोगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसकी एंट्री करते हैं। ये डिस्काउंट आप पेमेंट जल्दी करो इसलिए दिया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया कि सर ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। तो जहां जहां कैश जा रहा है, अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट शामिल है तो जहां जहां कैश जा रहा है वहां वहां डिस्काउंट जाएगा। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि आपको कोई डिस्काउंट मिला है, आपको कोई डिस्काउंट मिला है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है। जब किसी ने आपको पेमेंट किया, जब कोई आपको पेमेंट कर रहा था तब आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है कि जब हम किसी को पेमेंट कर रहे थे तब हमें डिस्काउंट मिला, उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस की तरह है, आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपको मिल रहा है, कब मिलेगा, जब पेमेंट करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये ध्यान रखो कैश कहां जा रहा है, कैश के साथ ही कैश डिस्काउंट चलेगा। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, बट डेबिट कौन सा होगा, डिस्काउंट अलाउड। कैश क्रेडिट है तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, लेकिन कौन सा होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो देखो ये हमेशा कैश के साथ जाएगा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, जब आपके पास कैश आएगा तो आप देते हो, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। ठीक है बच्चा, यस सर। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, आपकी बुक में से ही है ऐसे क्वेश्चंस, बट मैं आपके सामने बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं। यहां पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, टेंशन रखो। यहां पर सामने आपके क्वेश्चन है, यहां पर आप ये देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों लिया है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आए जहां पर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और जहां पर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को लोगे फिर आप कैश डिस्काउंट को लोगे। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को लोगे फिर आप कैश डिस्काउंट को लोगे, याद रखिएगा, पहले ट्रेड और उसके बाद कैश डिस्काउंट। अब देखो जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यही रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आपने 1 लाख का सामान खरीदा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो 10,000 क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। यानी आपने सामान कितने खरीदा, 90,000 का। आपने सामान कितने खरीदा, 90,000 का। मैं यहीं रुक गया, यस सर। एंड 5% कैश डिस्काउंट अमाउंट रिसीव बाय कैश फ्रॉम रवि। आपने 1 लाख का सामान खरीदा था जिस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। 1 लाख का 10% हो गया 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस किया, कितना बचा, 90,000। आपने 90,000 का सामान खरीदा और पैसा तुरंत की तुरंत दे दिया, राइट। क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहां पर डिस्काउंट भी मिला है आपको, और डिस्काउंट किस पर मिलता है, जो आप पेमेंट कर रहे हो ना उस पर डिस्काउंट मिलता है। जो आप पेमेंट कर रहे हो ना उस पर डिस्काउंट मिलता है। पेमेंट कितना कर रहे हो, 90,000। तो 90,000 का 5% कितना हो गया, 4,500। तो आपको 90,000 रुपए देने थे, इस पर डिस्काउंट लग गया 4,500। तो 90,000 में से 4,500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 85,500। तो आपने एक्चुअल पेमेंट कितना किया, देखो एंट्री कैसे होगी, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है। तो देखो परचेज तो आपने 90,000 का किया था, कैश में अमाउंट आया 85,500। सर कैसे आया? 90,000 रुपए आपको देने थे, 90,000 का 5% आपने डिस्काउंट निकाला विच इज 4,500, और उसके बाद आपने माइनस करके कर दिया 85,500, और डिस्काउंट कितना था? 4,500 का। स्टेप आपको मैं बताऊं, ऐसे वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप होता है ये चेक करो कि ट्रेड डिस्काउंट है कि नहीं, अगर है तो उसको माइनस कर दो, और फिर ये चेक करो कि क्या पूरा पेमेंट किया है या नहीं किया। सर इस क्यों का चेक करें? अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं करा तो बेटा कैश डिस्काउंट तो जो पेमेंट आप कर रहे हो उस पर मिलता है, पूरा नहीं करा तो जितना नहीं करा उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जितना करा है उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब इसका दूसरा केस देखो, अब इसका दूसरा केस देखो, अब इसका दूसरा केस देखो। अब ये दूसरा केस क्या है? यहां पर आपसे कह रहा है यही क्वेश्चन है, लेकिन आपने सिर्फ 60% पैसा दिया है। केस यही है, केस यही है, केस यही है, लेकिन आपने 60% पैसा दिया है, 40% पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले एंट्री समझो। अगर मैं नगद सामान परचेज कर रहा हूं तो एंट्री कर रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं उधार सामान परचेज कर रहा हूं तो एंट्री कर रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अगर मैं आधा उधार या कुछ उधार कुछ नगद कर रहा हूं तो दोनों एंट्री कंबाइन हो जाएंगी, दोनों एंट्री जोड़ दूंगा तो परचेज तो डेबिट ही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू रवि। और क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव और टू रवि। ये तो एंट्री हो गई जो आप देख सकते हैं यहां पर, ये तो एंट्री हो गई जो आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपके सामने एंट्री हो गई, ये आपके सामने एंट्री हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं आता? कोई दिक्कत तो नहीं आता? यस सर। अब यहां ये जो अमाउंट है वो गलत डला हुआ है, ये अमाउंट 90,000 आएगा, ठीक है, यह अमाउंट गलत डला हुआ, 1 लाख नहीं आएगा, 90,000 आएगा। अब देखो केस टू क्या है, अगर ऊपर वाले केस में 60% ओनली पे किया है, 90,000 पे करना था, हमने सिर्फ 60% पे किया है, 40% पे नहीं किया। 90,000 का 40% 36,000 आएगा, तो वो तो आ गए रवि में, इतना पैसा आपने नहीं दिया तो ये तो उधार है। कितना दिया? 90,000 का 60% विच इज 54,000। आप कितना पैसा दे रहे हो? 54,000। तो जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 54,000 पर। तो 54,000 रुपीज पर आप 5% का डिस्काउंट लगाओगे, 54,000 पर आप 5% का डिस्काउंट लगाओगे, तो आई थिंक 54,000 का 5% हो जाएगा 2,700 रुपए। 54,000 का सॉरी हाँ 5% हो जाएगा 2,700 रुपए। तो 54,000 में से 2,700 माइनस करोगे तो वो आपके आ गए यहाँ कैश में, और 2,700 आपका आ गया डिस्काउंट में। इस तरीके की आपकी एंट्री भी आती, इस तरीके की आपकी एंट्री आपको देखने को मिलती है, आपने देखी भी होंगी बेटा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। अभी तक आपने देखा परचेज वाला, अब है सोल्ड गुड्स, और सोल्ड गुड्स में दोनों चीजें बेटा, सोल्ड गुड्स में आपकी दोनों चीजें, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। अब बेटा जी आप सबसे पहले देखो, आपने किसी को सामान बेचा 1 लाख रुपए का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 1 लाख का 20% 20,000 हो गया, यानी आपने कितने का सामान बेचा है? 80,000 रुपए का। एंट्री क्या होगी? सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000, बट यहां पर कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक, यस सर, पेमेंट पूरा किया गया है। तो देखो एंट्री जो मैंने अभी आपको बताई, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कैसे आया? 1 लाख में से 20,000 माइनस किया। अब कितना परसेंट डिस्काउंट है बेटा? 10% डिस्काउंट है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, 80,000 बचा। 80,000 आप पेमेंट कर रहे हो और इस पर 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 80,000 का 10% आपने किया 8,000 आएगा। तो देखो बेटा सेल्स तो हुई थी आपकी 80,000 की, पैसा दिया आपने 72,000, क्योंकि 8,000 का क्या था? डिस्काउंट था। 8,000 का क्या था? डिस्काउंट था। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में भी ना आपको पार्ट पेमेंट दिया होता है, या उसने आपको 70% पैसा दिया है, या उसने आपको 60% पैसा दिया है, तो इसका भी केस देखिए। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बट वहां भी हम लेके चल रहे हैं कि उसने भी 60% पैसा दिया, पीछे वाला ही क्वेश्चन है।
वहां पर आपने सेल किया था 1 लाख रुपए का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, यानी आपके पास 80,000 रुपए आने थे, लेकिन 80,000 नहीं है, आपके पास सिर्फ कितना है 60%। 80,000 का 60% हो जाएगा 48,000, 40% हो जाएगा 32,000। अगर मैं सामान बेचता हूं तो नगद एंट्री करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर मैं उधार बेचता हूं तो एंट्री करता हूं रवि डेबिट टू सेल्स। अब कंबाइन करूंगा तो कैश रवि टू सेल्स, और क्योंकि यहां पर डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट रवि टू सेल्स, तो कैश डिस्काउंट रवि टू सेल्स। अब हमारा 80,000 का 40%, 32,000 तो सीधा सीधा आ गया रवि में। 80,000 का 60%, 48,000, और 48,000 का 10% डिस्काउंट, यानी 4,800 आ गया आपके डिस्काउंट में। 48,000 में से 4,800 आपने माइनस किया तो कितना अमाउंट बचा, 43,200। तो ये अमाउंट आपने पे किया है। इस तरीके की आपकी एंट्री आती है ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट वाले केसेस में। सिंपल भी आती हैं, इंस्टॉलमेंट वाली भी आती हैं, पार्ट पेमेंट वाली भी आती हैं। ठीक है, चलो अब कुछ अलग से एंट्री जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ अलग से एंट्री जो आपको ध्यान में रखनी है। एक वर्ड मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स का, एक वर्ड मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स का, आपको शायद याद होगा ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स क्या होता है, जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकालता है बिजनेस में से। अब वो निजी खर्चा क्या हो सकता है, वो हो सकता है उसके बच्चे के स्कूल की फीस हो, वो हो सकता है जिस घर में वो रहता है उसका किराया हो सकता है उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट वो हो सकता है उसका इनकम टैक्स का पेमेंट हो। ऐसे केस में हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, ऐसे केस में हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पेड एक पर्सनल यूज है, मालिक का पर्सनल खर्चा है, तो एंट्री क्या करेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि आपको याद है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, भाई ये खर्चा तुम्हारा पर्सनल है, तो मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूंगा। आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, आज मैंने भी पे किया है, ठीक है ना। आपने एलआईसी का पेमेंट किया, इंश्योरेंस वाले बड़े खतरनाक होते हैं भाई साहब, आपको ये साबित कर देंगे कि जिंदगी का असली मजा मरने में है। जिंदगी का जो असली मजा है ना वो मरने में ही है भाई। तो आपने एलआईसी पे किया, इसमें आप एलआईसी को डेबिट नहीं करोगे, इसमें आप डेबिट करोगे ड्राइंग्स को। आपने उससे पर्सनल जो घर है या फिर जो जिस प्रॉपर्टी पर वो रह रहा है वहां का आपने रेंट दिया, तो वो उसका निजी खर्चा है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, यहां भी हम हमारी प्यारी ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। राइट, यस सर। तो ये तीन ऐसी चीजें आपकी, इनकम टैक्स पेड, एलआईसी पेड, और आपका पर्सनल रेसिडेंस पेड। इन तीनों खर्चों में हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों खर्चों में हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। अब आते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अभी तक आपने देखा जितने भी आपके ट्रांजैक्शन थे, कैश आपका डेबिट हो रहा था या कैश आपका क्रेडिट हो रहा था। अब है बैंक के साथ ट्रांजैक्शन। कभी कभी आप बैंक से क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, या तो आप बैंक में पैसा डालोगे या फिर बैंक से पैसा निकालोगे। अब आपने देखा होगा जब भी हमारे बैंक में पैसा आता है तो एंट्री आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जब भी पैसा कटता है या जाता है तो आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपका पैसा कहां जमा है, बैंक में। आपका पैसा बैंक में जमा है तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है बेटा, और लायबिलिटी का रूल क्या होता है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। जब आपका पैसा बैंक में पहुंचा तो बैंक वालों की लायबिलिटी बढ़ गई, इस वजह से वो एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और जब वो पैसा कुछ कट गया या आपने पैसा निकाल दिया तो वो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो उसको हम लिखते हैं डेबिट। ठीक है, यस सर। अब यहां पर देखो डिपॉजिट इनटू बैंक, आप बैंक में गए और बैंक में आपने कुछ पैसा जमा कर दिया, आप बैंक में गए और बैंक में आपने कुछ पैसा जमा कर दिया, आपके पास से क्या गया, कैश गया। तो जब भी कैश जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये पैसा कहां गया, ये पैसा कहां गया, बैंक में। ये पैसा कहां गया, बैंक में। एंट्री पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि आपका जो खाता है वो आपके लिए एसेट है, बैंक वालों के लिए भले ही वो लायबिलिटी है, लेकिन आपका खाता बैंक में है तो वो आपकी एसेट है। और
कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर पैसा निकाला होता, अगर पैसा आपने विड्रॉ किया होता, तो आप एंट्री पास करते कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जमा किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा निकाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यस सर, लॉजिक लिखा हुआ है बेटा, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से। अब कभी कभी हम हमारे बैंक में चेक या ड्राफ्ट जमा करते हैं या हमें रिसीव होता है। अगर हमें कोई चेक रिसीव हो रहा है या हमें कोई ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है, तो वहां पर सबसे पहला मैटर करता है कि आपने उस चेक का क्या किया। अगर आपने उस चेक को उसी दिन जमा कर दिया तो क्या एंट्री करोगे, और अगर आपने उस चेक या ड्राफ्ट को किसी और दिन जमा किया तो क्या एंट्री करोगे। सबसे पहली बात, मान के चलते हैं कि आपके पास रवि से चेक आया, आपके पास रवि से चेक आया या कोई ड्राफ्ट आया, तो आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे, जब आपने उसी दिन क्या कर दिया, वो ड्राफ्ट या चेक बैंक में जमा कर दिया, आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू उसका नाम जिससे वो चेक या ड्राफ्ट आया है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। अब आपके पास चेक तो आ गया, आपके पास ड्राफ्ट तो आ गया, लेकिन आपने उस दिन उसको जमा नहीं करा, तो वो चेक, वो ड्राफ्ट आपके हाथ में है। आप चेक इन हैंड को डेबिट करोगे और उस बंदे का नाम क्या करोगे, अगेन क्रेडिट करोगे। और जिस दिन आप इसको जमा करोगे तो अब आप बैंक को डेबिट करोगे, लेकिन क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे चेक इन हैंड, क्रेडिट करोगे चेक इन हैंड। इन केस किसी रीजन की वजह से जो आपने चेक जमा किया है वो डिसऑनर हो गया। सर डिसऑनर का मतलब क्या होता है, डिसऑनर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि या तो उसके खाते में पैसा नहीं है, या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, या कोई और रीजन की वजह से पैसा आपके खाते में नहीं आ पाया, तो आप इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, आप इस एंट्री को उल्टा कर दोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग एंट्री। जो भी पैसा चेक से आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपको राज की बात है, जब भी पैसा आपके पास चेक से आएगा तो आप बैंक को डेबिट करेंगे, और जब भी पेमेंट आप चेक से कर रहे हो तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे। अब आपका एक और एंट्री है ओपनिंग एंट्री। अब सब ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं। हमारी साल कब से शुरू होती है, 1 अप्रैल से, खत्म कब होती है, 31 मार्च को। तो जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो उस ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ पिछले साल की लायबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होती हैं, जिनको हमें इस साल में दिखाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस। तो उस एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो जितनी भी हमारे पास एसेट होती हैं उन सारी एसेट्स को आप डेबिट करते हो, और जितनी भी हमारे पास लायबिलिटी होती है उन सारी लायबिलिटी को आप क्रेडिट करते हो। अब आप देखते हो कि यार डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो यहां पर आप डालोगे कैपिटल, और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो यहां डालोगे आप गुडविल। ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर होता है। डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो सीआर में, और क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो हमारे डीआर में क्या आ जाएगा बेटा, गुड, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ प्यारी सी एंट्री। कुछ प्यारी सी एंट्री का मतलब होता है ना स्पेशल एडजस्टमेंट। कुछ प्यारी प्यारी एंट्री, जिसमें सबसे पहला है बेटा बैड डेट। सबसे पहला है बैड डेट। अब सर ये बैड डेट क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने किसी को सामान बेचा उधार, वो आपका कौन है, डेटर है। आपने किसी को उधार सामान बेचा, वो आपका कौन है बेटा, डेटर है। अगर आपको उस पर डाउट हो रहा है कि यार मैंने 50,000 का सामान तो बेचा है, लेकिन ना मेरे पास 45,000 रुपीज आएंगे, या मेरे पास 40,000 रुपए आएंगे, 5,000 रुपए शायद नहीं आए, या 10,000 रुपए नहीं आए, अगर मुझे डाउट, कंफर्मेशन नहीं है, डाउट है, तो मैं क्या बनाऊंगा, प्रोविजंस बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, प्रोविजंस बनाऊंगा। लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया कि भैया वो दिवालिया घोषित हो गया, वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, अब पैसा नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट, और इसकी एंट्री पास करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर।
अब आप कहेंगे सर बैड डेब्ट को आपने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आपका एक लॉस है। और डेटर को आपने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि डेटर अब डिक्रीज हो गए। पहले 50,000 आना था, अब 10,000 नहीं आना, कंफर्म हो गया, 40,000 आना है, तो इसलिए हमने एंट्री पास करी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर उस बंदे पर जो आपका डेटर था, उस बंदे पर कहीं ना कहीं से पैसा आ गया, मान लीजिए वो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उसने कहा ओ छोटो इधर आ, अरे मेरी लॉटरी लग गई यार, तुम्हारा पैसा है, लो भैया लो, ले लो पैसा। पैसा आया ना, कैश अकाउंट को डेबिट किया और बैड डेब्ट रिकवर्ड। कभी भी आपका मान लीजिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि 40,000 था और 60 पैसे इन रुपी या 70 पैसे इन रुपी दे रखा, मतलब कि 60% पैसा आया है, 70% पैसा आया है, इस तरीके से। तो पैसा अगर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि किसी एक्सपेंस का आपने बेनिफिट तो ले लिया, किसी चीज का आपने बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं करा उसका। किसी चीज का आपने बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सैलरी पे करी, एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने वेजेस पेड किया, एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने रेंट पे किया, एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आपने पे ही नहीं किया है, आपने पे ही नहीं किया है, तो बेटा इन सब से क्या होगा, इन सब से क्या होगा, कैश हट जाएगा। सैलरी डेबिट रहेगी रहेगी, रेंट आपका डेबिट रहेगा रहेगा, वेजेस आपका डेबिट रहेगा रहेगा, लेकिन कैश हट जाएगा। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस, इस तरीके से। तो देखो क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिससे पे करने की डेट निकल गई, लेकिन अभी भी आपने पे नहीं किया, लेकिन करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक करंट लायबिलिटी। ठीक है, यस। थर्ड है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ना मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैंने एक इंश्योरेंस ले रखा है जिसकी जो पेमेंट की डेट है वो है 20 जुलाई। मैंने एक इंश्योरेंस ले रखा है जिसके प्रीमियम का जो मैं पेमेंट करता हूं बेटा वो है 20 जुलाई। मैं हर साल एक बार ही पेमेंट करता हूं 20 जुलाई को पूरे साल का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, अब मैंने इस साल 20 जुलाई 2026 को पेमेंट कर दिया। अब मैंने इस साल 20 जुलाई 2026 को पेमेंट कर दिया। अब मैंने ये जो पेमेंट किया एक साल का वो कब तक के लिए कर दिया, 20 जुलाई 2027 तक। यानी अब मैं जब अगला पेमेंट करूंगा तो कब करूंगा, 20 जुलाई 2027 को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सिर्फ इस साल की बात करूं तो ये तो आपका 31 मार्च तक है। यानी अगली साल का ये जो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ये जो पेमेंट है वो मेरा है प्रीपेड, क्योंकि वो इस साल का नहीं है बेटा, नेक्स्ट ईयर का है। वो नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा। तो वो खर्चा जो आपने पहले से ही एडवांस में पे कर दिया है वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो जो टाइम से पहले आपने पे कर दिया वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आपने देखा होगा ना, पोस्ट पेड, प्रीपेड, इस तरीके से। तो जब मैंने मान लीजिए किसी इंश्योरेंस का पेमेंट किया तो पहली एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो एक्सपेंस है और पैसा हमारे पास से जा रहा है। बट जितना पैसा मैंने एडवांस में पे कर दिया उसकी एंट्री पास होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पर एक एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पर एक एसेट है, करेंट एसेट। ठीक है, यस। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जिस तरीके से उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू नहीं है,
जिस तरीके से उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू नहीं है, ऐसे ही हमारी जितनी भी एसेट होती हैं, जो भी टेंजिबल एसेट होती हैं, जब हम उनको यूज करते हैं तो धीरे 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 उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, और उस वैल्यू की कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? एसेट्स पर। मतलब इसकी वजह से हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है? एसेट पर, और इसकी वजह से एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट? यस सर। तो जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जर्नल एंट्री में कहा जाना चाहिए? क्रेडिट साइड। और डेप एक नन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक नन कैश एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक नन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए हमने डेबिट किया है, और एसेट्स डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने डेबिट किया है। हर एंट्री को विद रूल और लॉजिक से लिखवाया हूं, ताकि जब ये नोट्स आप बनाओ या प्रिंट आउट भी कराओ तो मजा आ जाए। आप देख सकते हैं धीरे 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 वैल्यू कम हो रही है ना, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, राइट, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, बिजनेस आपका कितना अच्छा चल रहा है, बिजनेस आपका कितना बेकार चल रहा है, इसको चेक करने के लिए वो उस पैसे पर इंटरेस्ट मांगता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मालिक के लिए तो एक तरीके से इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है बेटा? एक्सपेंस हो गया। और इससे हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये आपकी कैपिटल में ऐड होता रहता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमारा बिजनेस कह रहा है, अच्छा मालिक साहब, ओम फो कैपिटल लगा रहे हो तो ब्याज लेके जा रहे हो, तो ड्राइंग करोगे तो ब्याज तो देनी पड़ेगी ना भाई। क्यों भाई? अगर ड्राइंग करोगे तो ब्याज तो देनी पड़ेगी ना भाई। दोगे ना भाई? देना पड़ेगा। कैसे देंगे भाई? ड्राइंग्स, ये जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होती है कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होती है ड्राइंग में। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारे लिए एक फायदा है, हमारे लिए वो एक इनकम है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब रास की बात, रास की बात, जब हम एसेट्स को खरीद रहे उस वक्त के खर्चे सारे एक्सपेंसेस एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। मेरी बात ढंग से सुन लो, कान खोल के बात सुन लो। जब भी मैं कोई एसेट खरीदता हूं, उस वक्त उस एसेट के साथ जो भी खर्चे हो रहे हैं, या उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो सारे के सारे खर्चे एक्सपेंस में डेबिट नहीं होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे एसेट्स की वैल्यू में ही ऐड होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक है रंपो, रंपो को बहुत गर्मी लग रही थी, तो रंपो ने एसी खरीदा 30,000 रुपए का, रंपो ने एसी खरीदा 30,000 रुपए का। अब आपको मालूम है कि जब एसी खरीदते हैं तो हमें स्टेबलाइजर भी लेना पड़ेगा। अब स्टेबलाइजर लिया हमने 5,000 रुपए का, एसी लिया 30,000 रुपए का, स्टेबलाइजर लिया हमने 5,000 रुपए का, कितने हो गए? 35,000। यस सर। अब एसी तो ऐसा है नहीं कि न्यो उठा लो और न्यो लगा दो। एसी ऐसा तो नहीं कि न्यो उठाया और लगा दिया फिट है गो, ऐसे तो होगा नहीं। एसी को इंस्टॉल करवाना पड़ता है ना। इलेक्ट्रीशियन आता है आपके घर पर, वो आपके एसी को इंस्टॉल करके जाता है ना। यस सर। वो कुछ चार्ज लेता है, 1,500 2,000 जो भी है। अब 30,000 का एसी, 5,000 का क्या हो गया? 30,000 का एसी, 5,000 का क्या हो गया? स्टेबलाइजर, 2,000 का क्या हो गया? इंस्टॉलेशन चार्जेस, 37,000 हो गए। यस सर। पूरा एसी कितने का पड़ा? 37,000 का।
पूरा एसी कितने का पड़ा? 37,000 का। मान लीजिए आपका घर बन रहा है, घर में ईंट लग रही है, सीमेंट लग रहा है, स्टील लग रही है, ये सब कहाँ जुड़ेगा? बिल्डिंग में। तो याद रखिएगा, जब भी हमारी कोई एसेट यूजेबल कंडीशन में ला रहे हैं, उस वक्त से रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? एसेट में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट भी होता है। कभी कभी आप जब गुड्स को खरीदते हो तो परचेज अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट करते हो, राइट? यस सर। कभी कभी जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो डेबिट करते हो, खरीदते हो डेबिट करते हो, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर आपका गुड्स क्रेडिट होगा? सबसे पहला, ड्रॉइंग्स करी हो। जब हम गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, जब मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश नहीं निकाला, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है, उस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। मान लीजिए आपने अपने गुड्स किसी चैरिटी में दे दिए, आपने अपने गुड्स किसी चैरिटी में दे दिए, क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। मान लीजिए आपने अपने गुड्स फ्री सैंपल में दे दी। अब फ्री सैंपल में क्यों दोगे भाई? फ्री सैंपल में आप इसलिए गुड्स दोगे ताकि आप अपनी सेल को प्रमोट कर सको, ताकि आगे भाई ये सामान अच्छा लगे तो हमसे खरीदने के लिए आए। तो जब आप फ्री सैंपल में दोगे तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कभी कभी आपका सामान चोरी भी हो सकता है, कभी कभी आपके सामान में आग भी लग सकती है, यानी लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। अगर आपका सामान चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आपका सामान जल गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पर जो आपका परचेज अकाउंट है उसे हमें कभी कभी क्रेडिट करना पड़ता है, उसे हमें कभी कभी क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है? यस सर। तो ये मैंने आपको बताया लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। कभी कभी आपका जो गुड्स जल गया है उसका हो सकता है आपने इंश्योरेंस ले रखा हो। दो तरह के गुड्स हो सकते हैं, एक इंश्योरेबल और एक नॉन इंश्योरेबल या इन अनइंश्योरेबल। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो सबसे पहले आपका नुकसान हुआ, नुकसान की आपने एंट्री पास करी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब आप ये जो नुकसान है, लॉस है, इस लॉस के ऊपर क्लेम कर रहे हो, इस लॉस को भेज रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, एंट्री पास करी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर। अब अगर सारा का सारा घाटा आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पेमेंट नहीं कर रही है, कुछ पेमेंट आपको झेलना पड़ेगा, तो वो आपके लिए लॉस है, जिसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका इंश्योरेंस अकाउंट। इस तरीके से। ठीक। अब ये आपका है ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था मॉडर्न अप्रोच। अब ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो बहुत सालों से चला आ रहा है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सन का अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब पर्सन का अकाउंट। जब भी हम किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन करते हैं, सामान को खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं, या हमारे पास कुछ आ रहा है जा रहा है, तो वो सब हमारा पर्सन अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट? यस सर। पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है हमारा नेचुरल, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। सर नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब आप, हम आप हम आप, राम, रवि, मोहन, सोहन, रोहन, ये सब नेचुरल अकाउंट है। नेचुरल मतलब नेम पर्सन का नेचुरल अकाउंट है। जब हम किसी कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राम लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, रवि लिमिटेड, सोहन लिमिटेड, ये आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है या फिर इनकम एक्रूड है, तो उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तो हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसके लिए होता है? एसेट के लिए।
रियल अकाउंट किसके लिए होता है? एसेट के लिए होता है। क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या रूल होता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कोई भी चीज हमारे पास आ रही है डेबिट करेंगे, कोई भी चीज हमारे पास से जा रही है क्रेडिट करेंगे, और उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है एसेट। एसेट हमारे पास आ रही है डेबिट करेंगे, एसेट हमारे पास से जा रही है क्रेडिट करेंगे। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब सर ये नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जहां पर सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम आ जाती हैं। जहां पर सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम आ जाती है। और यहां पर रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, चलिए भाई, अब समय आ चुका है कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए जाएं, कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए जाएं। ठीक है ना? अभी तक मैंने आपको पूरा अच्छे से रिकैप करा दिया। अब समय आ चुका है कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए जाएं। ठीक है? यस सर। और इनको हम फॉर्मेट में करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट प्यार से करते हैं ताकि आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। कुछ क्वेश्चन तो हम फॉर्मेट में करते हैं प्रॉपर। एट पर्टिकुलर एलएफ चलो भाई, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, यहां हम लिखते हैं डेट, यहां हम लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां हम लिखते हैं एलएफ, यहां हम लिखते हैं अमाउंट, और यहां भी हम लिखते हैं अमाउंट। अब इसको बहुत सारा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम जब आगे क्वेश्चन करें तो दिक्कत ना आए, है ना? अब इसको बहुत सारा कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन अपन करें तो दिक्कत ना आए। ठीक है ना? चलो, चलो भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले है 2020 7 अप्रैल। तो डेट क्या है बेटा? 2020 में ऊपर लिख लेता हूं, ए मम्मी, 2020, और यहां पर मैंने लिखा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। आपसे क्या कहा जा रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या आ रहा है मेरे पास? पैसा। क्या किया मैंने? सेल किया। कितने की सेल करी? 13,000 की। एंट्री क्या होगी? कैश को मैं करूंगा डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। बहुत से लोग डेबिट को यहां लिखते हैं, कायदे से यहां लिखना चाहिए, बट ठीक है, हैबिट पड़ जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। हमने क्या किया है? सामान को बेचा है। कितने का? 13,000 का। तो देखो बेटा, डेबिट के सामने यहां पर 13,000 और क्रेडिट के सामने 13,000। ये पहली एंट्री हो गई। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा और अच्छा फील आए और आपको एक एक एंट्री अलग से दिखे, है ना? चलो, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, 9 तारीख को आपने महेश को सामान बेचा है, तो यहां पर लिखा मैंने 9 अप्रैल। पैसा आया होता तो कैश को डेबिट करता, यहां पर महेश को डेबिट कर रहा। महेश एक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर है, इसलिए डेबिट किया है। और महेश मेरी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट करा है। जिस भी लॉजिक से आपको समझ में आ जाए उससे कर सकते हो। हमने सेल करा है 15,000 का। हमारा जो सेल है वो है 15,000 का। नरेशन सेम आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है? यस, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। 12 तारीख को महेश से हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। 12 तारीख को महेश से हमारे पास क्या आ रहा है?
पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 10,000। तो देखो यहां पर 12 अप्रैल क्या आ रहा है मेरे पास, पैसा, तो कैश को मैंने डेबिट करा। और किससे आ रहा है, महेश से आ रहा है। किससे आ रहा है, महेश से आ रहा है। तो एंट्री हमने पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। कितना आ रहा है बेटा, 10,000। 10,000 डेबिट के सामने और 10,000 क्रेडिट के सामने। नरेशन आपका आ जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। चलो, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, अगेन पैसे में बेचा है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, कितने का, 12,600 का। तो अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 12,600। कितना, 12,600। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 12,600। राइट, यस सर। डेट क्या है बेटा, डेट है 18 तारीख। डेट है 18 तारीख, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक है, यस सर, डन। अब यहां पर आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अगेन अब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, 7,000 रुपए। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, नगद नहीं बेचा है। तो अब यहां पर उस पर्सन का नाम डेबिट करूंगा जिसको मैंने बेचा है, सुरेश। सुरेश डेबिट टू सेल्स। सुरेश डेबिट टू सेल्स कितना है बेटा, 7,000। कितना है, 7,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड टू, ठीक, 19 तारीख। ठीक है, ठीक है। अब अगला है बेटा, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि यहां पर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। यहां पर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है बेटा, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। 2,500 रुपए, 24 तारीख। क्या होगी एंट्री बेटा, 24 अप्रैल। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 2500। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 2500। नरेशन लिख देंगे, बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब यहां देखो, पेड वेजेस 4,500। पेड वेजेस 4,500, 29 तारीख, 4,500 सॉरी, 29 तारीख, 29 अप्रैल। पेड वेजेस, तो हमारे पास से पैसा गया और हम क्या पे कर रहे हैं, वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। wages account debit to cash account, which is 450, which is 450, 450 wages account debit to cash account। ठीक है, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट है पेड सैलरी टू गोपाल, 1,200 रुपए। 30 तारीख, पेड सैलरी टू गोपाल। एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना बेटा,
1200 1200 ठीक। उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन, पैसा आया हमारे पास कमीशन के रूप में, रिसीव्ड कमीशन एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रिसीव्ड कमीशन एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये हमारे और क्वेश्चन है। एक ये प्यारा सा क्वेश्चन है, मजेदार एकदम बढ़िया सा, इसको देखते हैं। देखो एक ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपसे कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 और गुड्स 60,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, जो जो चीज वो एसेट के रूप में लेके आ रहा है सबको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। जो जो चीज वो एसेट के रूप में लेके आ रहा है सबको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट करूंगा कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और गुड्स अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसको स्टॉक भी लिख सकते हो, टू कैपिटल। सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी, और यहां पर कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब आपने उधार बेचा है किसको, प्रताप जी को। तो एंट्री क्या होगी, प्रताप डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट कितना आएगा बेटा, 20,000 का 10% यानी कि 2,000, यानी 18,000 रुपए आएगा। प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रताप जी ने गुड्स को वापस किया। ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। लेकिन इन्होंने 2,000 का सामान वापस किया है जिसकी एमआरपी थी कितनी, 2,000 रुपए। आपने कितना डिस्काउंट दिया बेटा, 10%, यानी 2,000 पे भी 10% कितना, 200 रुपए। यानी आपके पास कितने का सामान वापस आया है, 1,800 रुपए का। आपके पास कितने का सामान वापस आया है, 18। इसको करके दिखाता हूं मैं क्योंकि थोड़ा अच्छा है। देखो ये वाली जो एंट्री होगी वो होगी आपकी प्रताप डेबिट टू सेल्स, 20,000 का 10% यानी कि आ गया 18,000। 20,000 का 10% यानी कि आ गया 18,000। अब सामान वापस आया है, सामान वापस आया है तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। अब इसमें 2,000 का सामान था लेकिन लिस्ट प्राइस पर यानी कि 10% का ये माइनस करेंगे तो 1,800 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 16,000 रुपए आए हैं प्रताप से फुल सेटलमेंट। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको सुनाई दे फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरा का पूरा पैसा आ गया, अब ना ही कुछ आना है और ना ही कुछ जाना है। ऐसे केस में आपकी जिम्मेदारी रहती है बेटा चेक करो क्योंकि डिस्काउंट हो सकता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सामान बेचा था 18,000 रुपए का, जिसमें से 1,800 रुपए का सामान वापस आ गया। मैंने सामान बेचा था 18,000 रुपए का, जिसमें से 1,800 रुपए का सामान वापस आ गया। तो मेरे पास पैसा आना चाहिए था 16,200 रुपए। मेरे पास पैसा आना चाहिए था 16,200 रुपए, लेकिन मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, 16,000 रुपए। 200 का क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट हो गया। यहां पर इस केस में 200 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। एंट्री कैसे पास करोगे बेटा, एंट्री पास करोगे, पैसा आपके पास आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपने दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रताप। 16,200 रुपए आने थे, 16,000 आए हैं, 200 क्या हो गया, डिस्काउंट। 200 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर 12,000, एसिड परचेज है।
जब कभी भी हम कोई एसेट परचेस करेंगे तो एसेट को ही डेबिट करेंगे, और जब हम कोई एसेट सेल करेंगे तो एसेट को ही क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखना। तो परचेज फर्नीचर फॉर 12,000, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 12% इन डिस्काउंट। जैसा भी ऊपर हुआ था ना, उसी की तरह है। आपने सहदेव से गुड्स परचेज किए हैं, कैश का जिक्र नहीं है, यानी पैसा आपके पास आपने नहीं दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव। 50,000 का 12% कितना होगा बेटा? 50,000 का 12% हो जाएगा यहां पर 6,000 रुपए। 50,000 का 12% हो जाएगा 6,000 रुपए, यानी आपने सामान परचेस किया है 44,000 का। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव 44,000। अब आपसे कह रहा है रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। 4,000 का सामान आपने वापस कर दिया, 4,000 का क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। एंट्री क्या होगी? सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि सहदेव रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का रिटर्न किया है सर? 4,000 का सामान वापस किया है, लिस्ट प्राइस 4,000 है, यानी इस पर आप 12% का अगर डिस्काउंट निकालोगे, अगर इस पर 12% का डिस्काउंट निकालोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा बेटा? इस पर अगर 12% का डिस्काउंट निकालोगे, अगर आप 10% की बात करेंगे तो 400 हो गया, तो 12% हो गया 480, 12% हो गया 480। तो 50,000 में से 12% जो आपने माइनस किया, हाँ जी, 50,000 में से जो आपने 12% माइनस किया 6,000, तो आपने सामान को परचेस किया था 44,000 का, और 480 का आपने उसमें से वापस कर दिया, और पेमेंट आया है आपके पास 5% डिस्काउंट के साथ। तो जो आप पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट पर करोगे, तो सहदेव डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट कैसे निकलेगा बेटा? 44,000 रुपीज में खरीदा था, और 480 का डिस्काउंट आपने यहां पर 480 है ना, हाँ, 480 का आपने माइनस कर दिया, ये आपका डिस्काउंट है। तो 4,000 में से 480 आप माइनस करोगे पहले, 4,000 में से 400 माइनस करोगे तो 3,600, तो ये आ गया आपका 3,520। इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपने पेमेंट किया है डिस्काउंट के साथ। अगला है सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा। दो दो लोगों को गुड्स बेचा है भाई, नगद नहीं बेचा, दोनों के नाम आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स, आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कितना पैसा आना था? 20,000 रुपए। आया कितना है? 19,600 रुपए। 400 का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500। एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड 2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर। ये क्या है? ड्रॉइंग है। ये क्या है? ड्रॉइंग है। क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। सेम लॉजिक है पूरा वाला। पहले 16,000 का आप 10%, 1,600 हो जाएगा, तो 16,000 में से 1,600 माइनस करोगे तो आपका आएगा 14,400। यानी आपने सामान कितने का परचेस किया है? 14,400, और 14,400 का 2% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। शिखा से 32,000 रुपए आने थे, 5% यानी 1,600 रुपए नहीं आए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, सैलरी एंड रेंट। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। जब एक ही डेट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हो, जब एक ही डेट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हो, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड जनरल एंट्री। तो उसकी आप एक सिंगल एंट्री डाल सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं इन सब की अलग अलग एंट्री पास करता, तो एडवर्टीजमेंट को अलग डेबिट करता, सैलरी को अलग डेबिट करता, रेंट को अलग डेबिट करता, तो मैं तीनों को मिक्स कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट,
सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने कंबाइन एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा बेटा, एडवर्टीजमेंट में है 2000 रुपये, सैलरी में है 8000 रुपये और रेंट में है 1600। ठीक है, इन सबको जोड़ दो तो आएगा 11600। ये आपने एंट्री पास कर। ठीक है, फिर आपका रिसीव्ड कमीशन 1000 रुपये आपके पास कमीशन के रूप में आए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, चलो एक और आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, एक और आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, बैंकिंग के साथ ट्रांजैक्शन है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। जब भी हम अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन करते हैं उसे बोलते हैं करेंट अकाउंट। बिजनेस के लिए या बिजनेस के नाम से जो अकाउंट ओपन हो रहा है उसे बोलते हैं करेंट अकाउंट। अब यहां पर आपसे कह रहा है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट ओपन किया है यानी बैंक में पैसा जमा किया है। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद आपसे कह रहा है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने सामान खरीदा लेकिन जो पेमेंट किया है वो आपने चेक से दिया है। अगर कैश से दिया होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता। यहां पर आपने चेक से पेमेंट करा है, ध्यान रखना चेक से पेमेंट अगर रिसीव कर रहे हो तो बैंक को डेबिट करेंगे और चेक से पेमेंट खुद कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहां पर आपसे कह रहा है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, क्या होगी बेटू एंट्री, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश सेल्स आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इन बैंक। आपने वो क्या कहते हैं सामान बेचा है 40,000 का, जिसमें से 30,000 आपने बैंक में जमा कर दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर सॉरी हाँ विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज ये भी ड्रॉइंग्स है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ये भी ड्रॉइंग्स है। फर्क क्या है, यहां पर कैश आ रहा है, यहां पर आपने बैंक से निकाला है। ऊपर वाले में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नीचे वाले में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से निकाला, ड्रॉइंग्स नहीं है, क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लेस ऑन एफडी अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करेंट अकाउंट। देखो बेटा आपने एफडी ओपन करवाई, आपने एफडी ओपन करवाई तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट, पैसा जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, तो एफडी डेबिट होगा यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट। वैसे आपने शायद सुना होगा एफडी, शायद सुना है आपने, सुना है शायद नहीं सुना। एफडी का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करते हैं ना, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में जमा कर देते हैं फिक्स टाइम के लिए और फिर हमारे पास पैसा उससे मिलता रहता है, फिर हमारे पास पैसा उससे मिलता रहता है, वो हमारी एफडी का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। आपने आप 2 साल के लिए भी कर सकते हो, आप 3 साल के लिए भी कर सकते हो, आप 4 साल के लिए भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब एक बार फॉर्मेट लेके आए ऊपर से केदार। चलो अब यहां ध्यान से समझना बेटा, यहां ध्यान से समझना। bought goods for नीलेश for cash, also paid 1,000 for their carriage। एंट्री क्या होगी, आपने क्या खरीदा बेटा, गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने कैरेज भी पेड किया है तो कैरेज अकाउंट डेबिट, टू कैश। अब यहां पर हुआ क्या, जब हम एसिड खरीदते हैं और एसिड को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं बेटा वो एसिड में ही जुड़ता है, लेकिन जब आप गुड्स खरीद रहे हो उस समय जो खर्चा हो रहा है उस पर, तो वो बेटा आप गुड्स में ऐड नहीं करोगे। यहां पर आपने गुड्स परचेस किया है कितने का, शायद 40,000 का, 50,000 का, ठीक, यस सर, 50,000 का आपने सामान परचेस किया है और 1,000 रुपए आपके और खर्च हो गए,
तो टोटल जो आपका खर्चा है वो है 51,000 रुपीज का। टोटल आपका जो खर्चा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 51,000 रुपीज का। अब नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, लाइन खींच देंगे, बीइंग गुड्स परचेज। नेक्स्ट है आपका पेड टू सीता 9,650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यू ऑफ 10,000। भाई हमें सीता को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन हमने दिए हैं 9,650, यानी हमें डिस्काउंट मिल गया क्योंकि यहां पर फुल सेटलमेंट है। तो पैसा किसके पास जा रहा है? सीता जी के पास। सीता डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। नरेशन being paid to सीता। देखो बेटा 10,000 रुपए देने थे, दिए हैं 9,650 और बाकी का 350 आपका आ गया यहां पर, बाकी का 350 आ गया आपका यहां पर। ठीक है, यस सर। तो ये वाला हो गया। सर वाइट पर वाइट कैसे चलेगा? बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। वाइट पर वाइट कैसे चलेगा भाई? वाइट पर वाइट क्या चलेगा? हो जाता है कभी कभार। अब आपसे अगला कह रहा है परचेज आ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। पहली वाली एंट्री में आपने भाड़ा दिया था, कैरेज दिया था और कैरेज को आपने अलग से डेबिट किया। इस वाली एंट्री में आपने मशीन खरीदी है और मशीन के साथ साथ आपने कुछ वेजेस भी इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया है। क्या ये वेजेस एसेट में ही जुड़ जाएगा? क्या ये वेजेस का पेमेंट एसेट में ही जुड़ जाएगा? द आंसर इज यस। क्या ये वेजेस एसेट्स की वैल्यू में जुड़ जाएगा? द आंसर इज यस। क्योंकि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उसकी यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए हमारा जो खर्चा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उस खर्चे को एसेट में ही जोड़ देते हैं। तो आपने एक मशीन खरीदी है 3 लाख रुपए की और आपने 25,000 रुपए वेजेस के रूप में दिए हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं डेबिट करूंगा मशीन, यहां पर मैं डेबिट करूंगा मशीन। मैंने क्या डेबिट करा? मशीन को यहां पर डेबिट कर दिया। ठीक, यस सर। अब पैसा जो है ना वो कैश में भी गया है और चेक में भी गया है। पैसा जो आपके पास से गया है वो कैश में भी गया है और चेक में भी गया है, इसलिए मैंने क्रेडिट में कैश भी लिखा है और बैंक भी लिखा है। पैसा जो है वो मेरे पास से कैश में भी गया है, पैसा जो है वो मेरे पास से बैंक में भी गया है, इसीलिए मैंने यहां पर कैश भी लिखा है और आपका बैंक भी लिखा है, दोनों लिखे हैं। ठीक है, यस सर। तो देखिए बेटा 3 लाख रुपए की आपकी क्या है? मशीन है। ठीक है, तो मशीन 3 लाख और 25,000 तो हो गया 3,25,000 और आपने 3 लाख का चेक दिया है तो बैंक में 3 लाख और 25,000 कैश, बैंक में 3 लाख और 25,000 कैश में। ठीक है, यस सर। नरेशन आ जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। ये वाला भी हो गया। अगला है आपका ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा घर बनता है, अब घर में तो बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं, सीमेंट लगता है, आपकी ईंटें भी आती हैं, सब चीजें, वो क्या होता है बेटा, वो हमारी उसी बिल्डिंग की कीमत में ऐड हो जाता है क्योंकि हम उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में ला रहे हैं बेटा, उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में ला रहे हैं बेटा, राइट।
यस सर। तो ब्रिक्स 15 लाख रुपीस की और 10 लाख रुपीस का टिम्बर कहां गया? बिल्डिंग में गया। तो फोर्थ एंट्री क्या होगी बेटा? फोर्थ एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बिल्डिंग आपकी कितने की हो गई बेटा? बिल्डिंग आपकी कितने की हो गई? 25 लाख की। बिल्डिंग आपकी हो गई 25 लाख की और पेमेंट जो दिया है वो चेक से दिया। पेमेंट जो किया है बेटा वो चेक से दिया है। तो नरेशन आ जाएगा वही, बीइंग टिम्बर एंड ब्रिक्स परचेज फॉर बिल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, spend 5,000 on its carriage and 20,000 on its immediate repair, entire payment is made by check। तो देखो अगेन वही चीज आगे जो मैंने आपको बताया। तो सारा का सारा जो खर्चा है वो एसेट की कीमत में ही ऐड हो जाएगा। सारा का सारा जो खर्चा है वो एसेट की कीमत में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो देखो 1 लाख ये, 5,000 ये, 20,000 ये, टोटल कितना हो गया? 1,25,000। 1,25,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू बैंक अकाउंट। तो हम ऐसे और अब देखो लास्ट में कर रहा है, लास्ट में क्या कह रहा है? पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। देखो जब हम उसको रिपेयर करवा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है बेटा कि हम उसको यूजेबल कंडीशन में ले चुके हैं। जब हम बात रिपेयरिंग की आती है तो इसका मतलब हम उसको यूजेबल कंडीशन में ले चुके हैं, हम उसको यूज करना शुरू कर चुके हैं बेटा, हम उसको यूज करना शुरू कर चुके हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो यहां पर ये हमारा रिपेयर में ही आएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर हम फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे, ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है? यहां पर हम फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक ही जैसा है क्या? अच्छा अच्छा, इसकी कॉपी हो गई, इसकी करनी थी, इसकी कॉपी हो गई, ठीक है। चलो अब देखो पहला वाला देखो, प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स 10,000। जो आपका मालिक है उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा भी निकाला है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी निकाला है 20,000। और तो एंट्री कैसे होगी बेटा? देखो एंट्री कैसे होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा भी निकाला है, गुड्स भी निकाला है, तो कैश भी क्रेडिट होगा और परचेज भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश भी क्रेडिट होगा और परचेज भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश भी क्रेडिट होगा और परचेज भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देखो कितना कितना निकाला है, 20,000 और 10,000। तो 20,000 आ गया आपका कैश में और 10,000 आ गया आपका यहां और टोटल आ गया आपका 30,000। टोटल आ गया आपका 30,000, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। आपने चैरिटी के रूप में गुड्स बांट दिया। आपने कहा भाई मैं तो बांटूंगा, मुझे नहीं मतलब, मैं तो लूंगा मौज, मैं करूंगा चैरिटी और लूंगा मौज। तो देखो आपने 50,000 रुपए की चैरिटी के रूप में गुड्स दिया है, सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं है। एंट्री क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट
डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट 50, चैरिटी अमाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट 50,000। अमाउंट कितना आएगा? 50,000 आएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में आपने 25,000 के गुड्स बांट दिए, 25,000 के गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल बांट दिए। तो आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, है ना। कितने का? 25,000 रुपए का। तो यहां पर आपने एंट्री पास करी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 25,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 25,000। ठीक है, यहां पर हमारा हो गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 25,000। राइट, क्लियर सबको बेटा? चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है गुड्स फॉर 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। 50,000 का गुड्स, 20,000 का कैश चोरी हो गया। 50,000 का गुड्स और 20,000 का कैश चोरी हो गया। चलो भाई, चोरी हो गया तो आपका ये लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू कैश। लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू कैश। अब देखो कितना कितना हुआ है बेटा। 50,000 का गुड्स हुआ है तो 50,000 यहां पर, और 20,000 ये हुआ है कैश, तो ये हो गया 70,000। हो गया आपका 70,000। टोटल हो गया आपका 70,000। 50 अलग और 20 अलग, टोटल हो गया आपका 70,000। ठीक है, यस सर। अब ये वाला थोड़ा अच्छे से समझना, ये वाला थोड़ा अच्छे से समझना। यहां पर गुड्स वॉर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो पहले इसकी एंट्री पास होगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना? 1 लाख। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना बेटा? 1 लाख हो गया। उसके बाद कह रहा है आपने जो इंश्योरेंस कंपनी है उस पर ये लॉस जो है वो क्लेम किया। आपने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि भाई साहब हमारा घाटा हो गया है, मदद करिए, हेल्प करिए। तो आपने क्या करा बेटा? आपने इस लॉस को क्लेम किया। एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी जो भी आप करना चाहो, डेबिट टू लॉस बाय फायर कितना? 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब आपसे कह रहा है कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसने सिर्फ 60% पैसा दिया है, पूरा क्लेम उन्होंने एडमिट नहीं करा, उन्होंने सिर्फ आपको 60% पैसा दिया है। तो बेटा 1 लाख का 60% 60,000 हो जाएगा। 1 लाख का 60% 60,000 हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
इंश्योरेंस क्लेम, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। तो बेटा जी आपका क्लेम कितने का था? क्लेम था 1 लाख रुपए का। उन्होंने 60% यानी 60,000 रुपए आपको दिए हैं। 40,000 का क्या हो गया आपका नुकसान, और ये नुकसान आपका कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। ये नुकसान आपका कहाँ गया? ये नुकसान कहाँ गया बेटा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था आपके गप्पू भैया, गब्बर सर, ऋषभ त्यागी सर की तरफ से आपका प्यारा सा जर्नल का चैप्टर, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से आई होगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में रोला ऑन द टॉप लिखना मत भूलना, गब्बर आर्मी रोला ऑन द टॉप। आई थिंक अब आपका और हमारा थोड़ा सा बॉन्ड बन रहा होगा, धीरे धीरे आप मेरे को जान रहे होंगे, धीरे धीरे आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बस अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। बाय बेटू, टेक केयर।